हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जानना। और ऐसे ही आज की क्लास में हम कवर करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें। तो ठीक है, एक अच्छी सी स्माइल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल एक फादर है जिनको जाना जाता है, इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये एक तरीके से कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इस थ्योरी और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे उसको इन्होंने प्रतिपादित किया। टेलर ने प्रिंसिपल से फोकस किया सॉफ्ट फ्लो लेवल पर। हेनरी फ्योल ने क्या किया? हेनरी फ्योल ने बोला कि फैक्ट्री सिस्टम में वर्कर्स की इफ़िशिएंसी मैटर करती है अगर, तो मैनेजियल इफ़िशिएंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने बताया था ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक वर्कर और मैनेजमेंट। वर्कर पे फोकस किया, वर्कर्स की इफ़िशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोकस किया। और मैनेजर की इफ़िशिएंसी कैसे इंक्रीज़ की जाए, ये किसने फोकस किया? हेनरी फ्योल ने। तो ये जो इन्होंने जो मैनेजमेंट निकाला वो स्पेशली ये इसीलिए लेकर आए कि भाई वर्कर्स के लिए रूल्स हैं तो मैनेजर्स के लिए भी होने चाहिए। तो उनका जो प्रिंसिपल था, उनका जो मेनली काम था कि मैनेजरियल इफ़िशिएंसी में इम्प्रूवमेंट लेकर आना। हेनरी फ्योल बिकेम फेमस एज अ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ये बोला, मतलब इसके उन्हें पिता बताया जाता है कि उन्होंने मैनेजमेंट के लिए, उस मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके जो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल अंतर डिस्टिंक्शन किया कि आखिर टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में क्या क्या अंतर है। ये बताया कि क्या टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं, मैनेजरियल स्किल्स क्या होते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या मेन स्टेप्स होते हैं, जो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के मेजर फंक्शंस हैं वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वन ये है कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी डेवलप किए जो मैनेजमेंट की इफ़िशिएंसी को एक तरीके से गाइड करने के लिए, इफ़िशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए लेकर आए गए। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई फ्योल के बारे में हमें ये तो पता चल गया कि जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल पे वर्कर्स की इफ़िशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए काम किया, और इन्होंने टॉप लेवल पर रहकर जो मैनेजर्स हैं उनकी इफ़िशिएंसी कैसे इंप्रूव हो, इसके लिए प्रिंसिपल लेकर आए। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम वन बाय वन हम समझेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मैंने आपको कई बार समझाया भी है और मैं एक बार फिर बताती हूँ कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि मैनेजर हैं, अब मैनेजमेंट लेवल पर हमें काम करना है, वर्कर्स को छोड़िए मैनेजर के लिए सोचना है। तो इन्होंने ये बोला कि अब जैसे आप ये देखते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड अलग है, HR डिपार्टमेंट का हेड अलग है, फाइनेंस का अलग है। तो ये इनके अलग अलग काम के बेसिस पर आपने हर डिपार्टमेंट का मैनेजर भी अलग अलग बनाया। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही इंसान अलग अलग तरीके के कामों को एक साथ डील कर सके, मैनेज कर सके। हो सकता है उसे सेल्स अच्छे से मैनेज करना नहीं आता हो, परचेज आता हो। तो इसी बेसिस पर ये बोला गया, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो सारा काम है उसे पहले आप टास्क में डिवाइड करो। ओवरऑल आपका जो वर्क है उसे छोटे छोटे कामों में पहले डिवाइड करो, और एक ही पर्सन को सारा काम देने के बजाय एक काम एक पर्सन को दिया जाए, वो भी उसके कैपेबिलिटी, उसके इंटरेस्ट और उसके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर। मुझे सेल्स अच्छे से आती है तो मुझे सेल्स दीजिए, मुझे फाइनेंस अच्छे से मैनेज करना आता है तो मुझे फाइनेंस दीजिए। इससे क्या होगा, आप एक ही पर्सन होगा, उसे बर्डन भी फील नहीं होगा, और वो प्रॉपर तरीके से अपना, कहते हैं ना, हर पर्सन जो उसकी, अगर मान लीजिए आपके 10 लोग काम करते हैं और 10 लोग 10 तरीके के कामों में होशियार हैं, डिफरेंट टास्क में, और आपने उनको वही काम दिया है जो उन्हें बहुत अच्छे से आता है, तो आपका काम क्या होगा,
बहुत अच्छे से आपका बर्डन भी ख़त्म कि मुझे उन लोगों पर ध्यान देना पड़ रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिसको आपने जो काम असाइन किया है वो उस काम में एक्सपर्ट है। तो इससे काम क्या होगा, बहुत अच्छा निकल कर आएगा, आपका रिजल्ट्स बहुत बेटर हो सकते हैं और बर्डन भी कम हो सकता है। तो जब एक पर्सन परफॉर्म करता है, एक जॉब ना पूरा करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स में करता है दोबारा दोबारा, तो उससे क्या हो जाता है, वो परफेक्ट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए एक बच्चा है, आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे कि ABCD मतलब कहते हैं ना, उन्हें छोटे बच्चों को रट जाता है। क्यों रट जाता है, क्योंकि हम उन्हें पहले जब स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जैसे ही हम उन्हें डेली बोलते हैं ना कि बेटा ABCD सुनाओ, ABCD, इस तरीके से रट जाता है कि उन्हें इतने अच्छे से आ जाता है कि वो भूलते नहीं है। क्योंकि अब जब किसी काम को डेली 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 करते जाएंगे तो ऑब्वियस है आप उसमें परफेक्शन भी बढ़ता जाता है। तो ये उन्होंने बोला हेनरी फ्योल ने कि डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकंड देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोला गया कि अगर आप किसी को काम देते हैं, ठीक है, अब काम अगर आपने किसी को दिया कि इसे कंप्लीट करना है तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लेकिन उस काम को करने के लिए कुछ अथॉरिटी की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको असाइन करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक पर्सन को ये बोला कि आज पूरा ऑर्गेनाइजेशन तुम मैनेज करोगे, ठीक है, पूरी जो वर्कर्स की टीम है उसे भी मैनेज मुझे करना है, काम भी उनको देना है, काम उसके बाद चेक भी करना है, सारी चीज़ें देखनी है, उसके अलावा अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर भी ध्यान देना है। एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कि ठीक है मुझे ये काम दिया गया, मुझे काम करना है, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन आपने उसे अथॉरिटी दी नहीं। अथॉरिटी मीन्स पावर तो आपने उसे दी नहीं। जैसे आपने नायक मूवी देखी होगी तो उसमें जो CM थे उन्होंने ये बोला था कि एक दिन के लिए मैं तुम्हें CM बनाता हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ तुम करके देखो कि एक CM की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसके ऊपर। ठीक है भाई, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये है, लेकिन क्या उसके साथ में अथॉरिटी नहीं दी थी, पावर भी दी थी ना, तभी तो इतने सारे लोगों का रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने तैयार कर दिया, क्योंकि पावर थी हाथ में। अगर सिर्फ उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई होती और पूरे स्टेट को संभालना होता तो फिर कैसे काम होता, आप कैसे कर सकते हो। हर किसी की अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और उसके साथ में उसे पावर भी देनी चाहिए, तभी तो वो उस काम को कर पाएगा। तो इसमें यही बोला गया कि अथॉरिटी का मतलब है पावर किसी डिसीजन को लेने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, मतलब आप पे आभार आता है कि आप किसी काम को अगर आपको दिया जा रहा है तो वो काम आप टाइमली कंप्लीट करें। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि बैलेंस भी होना चाहिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आप उसे काम दे रहे हैं उतना उसे पावर भी दीजिए ताकि वो उस काम को समय पर कंप्लीट कर पाए। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अथॉरिटी आप उसे काम करने की पावर ही नहीं देंगे तो काम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। थर्ड देखिए डिसिप्लिन, जिसकी हमेशा बात की जाती है। डिसिप्लिन हर जगह मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, आपके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि किस तरीके से आप बात करना आप कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि बात करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्या उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट कर रखा है कि आप बिल्कुल शांत रहिए ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो जो यहाँ पढ़ने आते हैं। वहाँ इस तरीके से बात करना बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से क्या किया आपने, ऐसे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ के लिए ठीक है। एथिक्स जो कहते हैं ना कि व्हाट इज़ अ राइट एंड व्हाट इज़ अ रॉन्ग, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। तो ऐसे ही हमारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि एक सही तरीका क्या है काम करने का। रूल्स रेगुलेशंस होने ही चाहिए एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में। डिसिप्लिन अगर होगा तो इसके लिए सभी लेवल पर गुड सुपीरियर होना चाहिए जो उन्हें गाइड कर पाए, उन्हें बता पाए कि आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल्स आपके लिए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। और क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है या नहीं है। जैसे इसमें बोल रहे हैं टाइमली काम करके दो, समय ख़त्म हो रहा है, इस डेट पर ये काम करना है तो आपको करना होगा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ देखिए यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जानते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये तीन हैं वर्कर्स, ठीक है, ये तीनों काम कर रहे हैं। यूनिटी का मतलब मुझे ये तो पता है एकता, कमांड का मतलब आदेश, कमांड में एकता ये तो नहीं बन पा रहा। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है ये वर्कर्स हैं, ठीक है।
अब ये काम कर रहे हैं, अगर इनको इसकी तरह ये भी वर्कर है, ये भी वर्कर है, ये भी वर्कर है, दो ये क्या है, बॉस, इनको ये बोला गया वर्कर को कि तुम इनको रिपोर्ट करो, इनको बोला गया फिर तुम इनको रिपोर्ट करो, फिर किसी दिन बोला गया तुम इनको नहीं तुम इनको रिपोर्ट करो। तो क्या होगा, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे बॉस आखिर हैं कौन, मैं किससे जाकर पूछूं, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम मैं किसके साथ आखिर मतलब शेयर करूं ताकि उसका सॉल्यूशन मिल सके। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसको रिपोर्ट करना है, क्या करना है, कम्प्लीटली अनक्लैरिटी है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हेनरी फ्योल ने बोला कि आपको यूनिटी ऑफ कमांड रखनी चाहिए। हर पर्सन को एक ही इंसान से एक ही उसके बॉस होने चाहिए, उनसे ही उन्हें ऑर्डर या उनसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलना चाहिए ताकि उन्हें क्लैरिटी रहे। राइट अप्रोच ये है कि ये तीनों वर्कर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ किसकी सुन रहे हैं, एक ही पर्सन की, एक ही सुपीरियर की। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक एम्प्लॉय होना चाहिए तो उसे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, और उसे अकाउंटेबल भी किसके लिए होगा, वो जिसने आपको काम दिया एक पर्सन ने, तो आप जवाबदेह भी किसके लिए हैं, किसके लिए अकाउंटेबल है, एक ही पर्सन के लिए। तो एटलीस्ट अगर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे या आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो एटलीस्ट आप डिस्कस तो कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि हाँ यही हमारे बॉस हैं जो हमें क्लियरली डायरेक्शन देंगे और इनसे ही हम सारी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न को दूर करता है। अब देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड इज़ अ डिफरेंट थिंग। कमांड मीन्स जो आपको डायरेक्ट करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको ऑर्डर देगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि वर्कर्स के लिए अलग, एक वर्कर को सिर्फ एक ही कमांड देने के लिए बॉस होना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में जाकर एक ही गोल की तरफ काम करना। इसका मतलब ये है कि ऑल द यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको काम के बेसिस पर बांटा गया है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। तो आपका काम सिर्फ यही है सभी डिपार्टमेंट का कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, और सभी का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि अगर हमें एक मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल को क्लियर करना है तो सभी एक साथ जाकर एक ही डायरेक्शन में उस चीज़ को क्रॉस करेंगे। तो टूवर्ड्स मूव करना चाहिए सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ, किस एफर्ट्स के साथ, कोऑर्डिनेटेड और फोकस होकर आपस में कोऑर्डिनेशन रखकर एक ही सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते जाइए। ये बताता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जैसा मैंने इसमें बताया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है एक ही गोल की तरफ काम करना। वही ये बोलते हैं कि हेनरी फ्योल ने कहा कि मैनेजर का काम ये भी होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को अलग रखकर जनरल इंटरेस्ट की तरफ काम करे। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको प्रायोरिटी दे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो हो गया कि मेरा, इंडिविजुअल हो गया कि मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि मेरा हित क्या है। हर इंसान, हर वर्कर, हर मैनेजर जब अपने लिए ही सोचेगा तो हो सकता है अगर या तो उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करते चलीजिए। आपका भी मोटिव ये है कि आप उस कंपनी को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, कंपनी तो चाहती है कि मैं बढ़ूँ, तो आप उसके लिए काम करते जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको तरक्की मिलेगी, आप करते जाइए, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन जब आपका मोटिव ये है कि नहीं मैं इसमें कुछ मिस एप्रोप्रिएशन करूं, कुछ गबन करूं, कुछ पैसा वैसे चोरी से या कुछ वैसे करके मैं उसको अर्न कर लूँ, अकाउंट में हेरा फेरी मैनिपुलेशन करने लगूं, और ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा कभी नहीं चाहती। तो अगर जब आप ऐसा काम करेंगे तो क्या आपको आगे प्रमोट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो हटा दिया जाएगा ना कि ऐसे इंसान को हमें नहीं रखना है जो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहा है, वो भी गलत वे में सोच रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने बोला, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कीजिए, सबऑर्डिनेट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें काम करना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के होने चाहिए। जब आप अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है ऑब्जेक्टिव के साथ ही काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से ही मिलते रहने चाहिए, और उसी इंटरेस्ट को अपने हित से ज़्यादा आपको किसके लिए सोचना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर हर कोई पर्सन है उसका ऑब्जेक्टिव अगर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रहा है वही आपके पर्सन के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने ये देखा कि इंडिविजुअल के गोल्स यहाँ हैं और ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ हैं, पर्सन के यहाँ हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी भाई, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें यही कह रहे हैं कि मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि वो सबऑर्डिनेट करे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जानते हैं, टॉप लेवल पर जो मैनेजर्स हैं उनको आप पूरी मतलब कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी, पावर उनको दे दी जाती है कि आप ही पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस लेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, आपने हर किसी को उसके विवेक के अनुसार डिसीजन लेने को मतलब सौंप दिया गया है, आपने पावर दे दी है। टॉप लेवल मैनेजर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, मिडिल लेवल अपने अकॉर्डिंग लेंगे और लोअर लेवल मैनेजर अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मतलब सभी लोग अपने अपने लेवल पर रहकर डिसीजंस ले सकते हैं, तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइज, कि आपने सभी को पावर दे दी है। और जब टॉप लेवल पर ही सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स को ही राइट होता है डिसीजन लेने का, उन्हीं के पास पावर होती है, तो कहीं बार मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर और वर्कर्स को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है और हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से अनइम्पोर्टेंट वो फील करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे या गलत डिसीजंस लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज का मतलब है एक ही पर्सन सारे डिसीजंस ले रहे। डिसेंट्रलाइज में क्या, ये भी ले सकता है, 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 सभी को राइट है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि अगर आप सोचें कि मेनली सेंट्रलाइज लेवल एप्लीकेबल कर लें कि भाई टॉप लेवल मैनेजर ही डिसीजन लेंगे, या आप डिसेंट्रलाइज कर लें कि नहीं सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिसीजंस के पावर दे दीजिए। तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेबल करते हैं तो दोनों ही खतरनाक हैं। दोनों में ही क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, लेकिन दोनों ही बेनिफिशियल नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने ये बोला कि किसी एक हद तक अगर आप ये देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कोई डिसीजन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ रही हैं, या वो रूटीन डिसीजंस नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको लेना, तो आप उसके लिए सेंट्रलाइज कर दीजिए जिसमें हर किसी को राइट ना हो कि वो कॉन्फिडेंशियल जो ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनमें मतलब अपने राइट्स को यूज़ कर सके, एक सही इंसान को सही राइट मिले डिसीजन लेने का। और जहां आपको लगता है डेली बेसिस पर जो चीज़ें जो डिसीजन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप उन डिसीजंस के लिए जो पावर है उनको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। इसमें क्या है, आपने दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक सही फॉर्मूला कहते हैं ना सेंट्रलाइज ना डिसेंट्रलाइज, दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ आपने पावर जो थी डिसीजन लेने की उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये हेनरी फ्योल का कहना यही होता है। अब देखिए रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, पे। तो हर कोई पर्सन आप जानते हैं अपनी पे कहते हैं ना कि वर्कर ये चाहते हैं कि मेरी जितनी कैपेसिटी है वो हमेशा यही सोचेंगे कि मेरी पे जो है वो कम है, और मैनेजर ये सोचेगा कि नहीं मैं तो ओवर पे कर रहा हूँ। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फेयरली पे करिए, आप जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना ही उनको पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक वर्कर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे दूसरे लोगों को देखते हुए भी आप उसका पे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। भाई वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छा पे कीजिए उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी काम और अच्छा करके दे। तो द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, ठीक है, सैलरी विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियस है कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और एज अ वर्कर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि हमें अप्रिशिएशन मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ मनी तो वो हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, और नेक्स्ट टाइम हम उसमें और भी ज़्यादा एफर्ट देते हैं कि ताकि हम अच्छे से अच्छा काम करके दें और मैनेजर हमें अच्छे से अच्छा पे करें। तो इसमें यही बोला गया, हेनरी फ्योल ने इस बात पर फोकस किया कि आप एक अच्छा एम्प्लॉय है तो उसे अच्छा पे कीजिए, उसे अच्छा पे कीजिए, उसे सैलरी दीजिए ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज कर सके। तो एट द सेम टाइम और ये भी होना चाहिए, आपको ये भी देखना है, ठीक है आपने बोला कि ठीक है मैं उसे ज़्यादा पे कर दूंगा, लेकिन आपको सभी लोगों को भी लेकर चलना है और ये भी देखना है जो आप उसे पे कर रहे हैं वो आपकी पेइंग कैपेसिटी में है या नहीं है, या बाकी लोग भी अगर कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, इतने यूनिट का प्रोडक्शन एक दिन में करके देता है तो उसे कितना पे करते हैं।
तो ये चीज़ें आप जानिए कि मार्केट लेवल पर उसका पे क्या है और मेरी पेइंग कैपेसिटी क्या है और वो पर्सन कितना डिज़र्व करता है। इन तीनों चारों चीज़ों को आप एनालाइज करने के बाद किसी भी पर्सन का जो सैलरी क्या होना चाहिए, वेजेस होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान किसी से भी बात कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ये स्केलर चेन का मतलब ये है, आप इसमें में देख लीजिए स्केलर चेन का क्या है। अब इन्होंने ये बोला कि आप दोनों इन्हीं को ही कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी बात, और ये डायरेक्टली इनसे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में ये इनको बोलेंगे और ये इनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि आपने बोल दिया कि नहीं आप दोनों भी इनसे कर सकते हैं, आप दोनों इनसे भी कर सकते हैं, आप दोनों इनसे भी कर सकते हैं, आप दोनों डायरेक्टली कर सकते हैं, किसी की कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें क्या लगा कोई किसी से भी कभी भी बात कर लेता है, और इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, इसे बोलते हैं ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ये बोला हेनरी फ्यूल ने कि अगर आप मैनेजरल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक स्केलर चेन डेवलप कीजिए हायरार्की बेसिस पर, और उसी बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप ही वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ गैप कर दीजिए, जैसे इसका सीक्वेंस ये था तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा। जैसे आप एक स्कूल लेवल पर देखें या फिर उसमें देखें तो स्कूल लेवल पर क्या होता है कि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है। आप अगर कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा होता है तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं नहीं, आप अपने टीचर से बोलते हैं पहले कि टीचर मुझे ये परेशान कर रहा है या मुझसे गलत बोल रहा है, और उसके बाद टीचर आपकी किससे कांटेक्ट कर सकती हैं? प्रिंसिपल के पास जाती हैं कि भाई ये दिक्कत है, ये बच्चा इसको ऐसे परेशान कर रहा है। लेकिन आप क्या डायरेक्ट उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं? नहीं, तो आप अपनी टीचर से डिस्कस करते हैं, फिर वो टीचर प्रिंसिपल के पास जाती है। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला हेनरी फ्यूल ने कि अगर जो सुपीरियर की जो चेन होती है, एक अथॉरिटी होती है हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट रैंक तक, हाईएस्ट मतलब जो अच्छी पोस्ट पर है उससे लेकर नीचे लोएस्ट रैंक तक, वही हमें मतलब रैंक को फॉलो करते हुए, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन करना चाहिए। किसी भी एक की को स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इन दोनों को बोल दिया जाए डायरेक्टली कर लो, नहीं, आपको पहले यहाँ जाना होगा, उसके बाद ये एक परफेक्ट सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है भाई। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आप ये मत समझना कमांड। ऑर्डर का मतलब यहाँ किसी तरह का कोई आदेश देना या किसी को कोई कमांड करना, किसी को कंट्रोल करना नहीं है। ऑर्डर का मतलब कहते हैं ना सिस्टमेटिक, चीज़ों को सही ऑर्डर में रखना। जैसे आपसे कोई बोलता है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि उनको बिल्कुल चीज़ें परफेक्शन के साथ चाहिए। मैंने बॉटल वहाँ रखी, जैसे आप कुछ लोग देखेंगे टेबल पर, जैसे उन्हें बॉटल राइट साइड रखनी है, तो उनकी आदत बन चुकी है कि वो अगर आपने उसे लेफ्ट साइड रख दी ना, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो कहेंगे राइट में रखो भाई, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो कल को भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उन्हें हमेशा ये याद रहेगा कि मैं तो राइट में ही रखता हूँ, तो ये चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन का भी एक प्लेस होना चाहिए। जैसे बैंक में आप देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि ना उनके नेम प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं कि ये मैनेजर हैं, तो आप इजीली पता कर लेंगे कि भाई मैनेजर यहाँ बैठते हैं, सेल्स मैनेजर कहाँ बैठे हैं, ऑपरेशन मैनेजर कहाँ बैठे हैं, ठीक है, अब लोन डिपार्टमेंट किस साइड है, वहाँ एक प्लेस बना हुआ है कि भाई राइट साइड बैंक में जाइए, वहाँ लोन डिपार्टमेंट होगा, तो आप जाकर इजीली पता कर सकते हैं ना। तो हर पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब है समानता, किसी के साथ भी उसकी कहते हैं ना नेशनैलिटी, उसके कलर, कास्ट, इस बेसिस पर आप उसमें किसी भी जगह भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजर अगर बायस्ड हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, देन एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ऑब्वियस है डिससेटिस्फाइड होंगे और वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे आप कहीं बार देखते हैं कि ऐसा होता है कि हमारी क्लास का कुछ ना कुछ एक होशियार बच्चा होता है और हम उससे फिर जेलस होने लगते हैं, टीचर हमेशा उसकी तारीफ़ करती हैं। सारी जब चीज़ें होती हैं, किसी एक को आप जानते हैं ठीक है वो बच्चा होशियार है, लेकिन सभी के साथ भी सभी को हम उस जैसा बनने के लिए नहीं कह सकते। हर बच्चे की कैपेसिटीज़ अलग हैं, सोचने का, पढ़ने का तरीका अलग है। ज़रूरी नहीं है कोई अगर किसी एक स्किल्स उसका अच्छा है तो हो सकता है वो किसी और चीज़ में होशियार हो। तो कहीं ना कहीं जब हम फेवरिज्म करने लगते हैं तो ये चीज़ें गलत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होनी चाहिए,
क्योंकि अगर आप सभी के साथ से एक जैसा व्यवहार रखेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लॉयल्टी और डिवोशन तभी मिल सकता है, तभी वो आपके लिए लॉयल होंगे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, आपको किसी भी तरीके का कोई अंतर या भेदभाव नहीं करना चाहिए। कास्ट या जेंडर, या हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो मेल को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, फीमेल को नहीं देते, तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका जो समय, मतलब कहते हैं ना, उन्हें इतनी जल्दी आपको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालना चाहिए। इट रेफर टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन, मतलब कहते हैं ना ईजिली आप कहते हैं ना निकल जाओ, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी वर्कर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे, ऐसा नहीं है कि आप उसे कुछ दिन रखा आपने, उसके बाद आप ये सोच लें कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसे निकाल दें। इस तरीके से हमें जल्दी से किसी भी वर्कर को नहीं हटाना चाहिए या उसका ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जब आप एम्प्लॉयज़ के मन में ये लेकर आएंगे ना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए, आपकी जॉब सिक्योर है, अगर आपने एक बार काम अच्छे से कर लिया ना तो आपकी जॉब कहीं नहीं जानी। जब आप ये फीलिंग, ये स्टेटमेंट आप वर्कर्स के सामने कहेंगे ना तो उन्हें ऐसा लगेगा जब मेरी यहाँ जॉब फिक्स्ड ही हो जाएगी और यहाँ पे भी अच्छा मिल रहा है, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी है, तो कौन छोड़ के जाना चाहता है। तो वो यही सोचेंगे कि मैं कैसे ना कैसे काम इतना अच्छा कर लूँ ताकि मेरी जॉब सिक्योर हो जाए, मुझे कोई ना हटा सके। तो जब ये इस तरीके की जो कहते हैं ना इंटेंशन आप क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो उनका काम की तरफ भी जो झुकाव है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से वर्कर्स को स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इनसिक्योरिटी की अगर उनको ऐसी भावना रहेगी कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है तो कभी भी वो काम सही से नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो उनका मतलब कहते हैं ना, आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप इजीली डिसीजंस ले लें किसी भी वर्कर को हटाने का, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब वही है भाई जो आगे बढ़कर नई चीज़ें लेकर आ रहा है। इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, जो इंसान एक नई सोच की तरफ, नए काम की तरफ सबसे पहला स्टेप लेता है। कैसे? जब उस टाइम पर हो सकता है उसके कहीं सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इवन फैमिली भी कभी कभी ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं करती जो जिनका फोकस ये होता है कि उन्हें बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तो वो यही चाहेंगे कि उनका बच्चा डॉक्टर ही बने। वो हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर बच्चा ये कहेगा नहीं मैं ये नहीं बनना चाहता, मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो उस केस में कहीं ना कहीं आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ ये स्टेप खुद से लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। तो फ्यूल ने ये सजेस्ट किया जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हो उन्हें भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए कि वो कुछ इनिशिएटिव्स लें, और आपकी भी कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, उनके सजेशंस लें, उनको इनवाइट करें। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिसमें किसी प्लान को बनाने में और एग्जीक्यूट करने में। आप कोई नई पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, आपने वर्कर्स को बुलाया, उनके साथ डिस्कस किया, भाई ऐसे ऐसे करके हम ये पॉलिसी लेके आने चाह रहे हैं, अब आप बताइए इसमें हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस दीजिए, या आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक रहेगी या हमारी ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही रहेगी। तो वो आपको अगर सजेशंस देंगे तो इससे उन्हें क्या लगेगा, सेटिस्फेक्शन ये मिलेगा कि चलो हमें भी इम्पोर्टेंस दी जाती हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी भी सुनी जाती है। तो ये उन्हें एक सेटिस्फेक्शन देगा और आप उनके सजेशंस को वेलकम कीजिए, उनके आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो ये उन्हें इमेंस फीलिंग दे सकता है। स्प्रिट दी कॉर्प्स क्या होता है? स्प्रिट दी कॉर्प्स का मतलब वही है कोलैबोरेशन, टीम एफर्ट। मैनेजमेंट को हमेशा एनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को। ऑब्वियस है आपका काम है कि आप लोगों में यूनिटी, टीम स्पिरिट और हार्मनी लेकर आए, ना कि एक दूसरे के लिए जेलस करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करना। हमेशा ये सारी चीज़ों को मैनेजर को कोशिश करना चाहिए कि ये सारी जो थॉट्स हैं इन सबको वो नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करे, हमेशा एक टीम स्पिरिट को डेवलप करे। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अगर टीम स्पिरिट रहेगी तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन भी होगा और कोऑपरेशन के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करेंगे। और आ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। इसका मतलब ये है एक मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक इंसान काम कर रहा है
टीम में, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए नहीं मैंने किया है। अगर कोई टीम सक्सेसफुली कोई काम कर लेती है, प्रोजेक्ट कर लेती है, तो टीम के साथ भी ये नहीं होना चाहिए कि उसे ये बोले कि ये काम तो मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। तो ये मैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये काम हमने किया है, भले ही उस काम को आपने कंप्लीट किया हो, लेकिन हम के साथ आई को रिप्लेस कीजिए वी के साथ। मतलब टीम स्पिरिट लेकर आइए, ना कि ये सोचिए कि कहते हैं ना कि मैं अपनी अपनी तारीफ करने में लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से आप कभी भी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं लेकर आ सकते हैं। तो एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, ताकि कहते हैं ना जैसे एक होता है 2 + 2 4, ये तो सिंपल है। एक होता है कि 2 + 2 कहते हैं ना 5, या 1 और 1 11। कब होते हैं? जब आप 1 और 1 जो हैं वो अलग अलग ना रह के टीम में बिल्कुल एक साथ काम कर रहे हैं और 11 का रिजल्ट देकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? टीम में रहकर बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हेनरी फ्योल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट ये चैप्टर आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, बिजनेस स्टडी का 2nd चैप्टर, वो यहीं फिनिश होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब तक कि खुश रहें और पढ़ते ज़रूर रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो और हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच।